फैलेसी का सिंपल मीनिंग होता है एरर, इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी। तो हम सबसे पहले इंटेंशनल फैलेसी को समझ लेते हैं। डू नॉट ट्रीट द ऑथर्स प्राइवेट इंटेंशन एज द decisive standard for judging a literary work. The relevant evidence is the work itself and its public textual feature. ठीक है, अब सिंपल से उसमें समझते हैं। अब हम बोलते हैं, मैंने कहा poet definitely wanted to say that love always ends in pain। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, टेक्स्ट में एविडेंस क्या है? नो, अब आप मेरे को आंसर कर रहे हो बिकॉज पोएट ने इंटरव्यू में ऐसा बोला था। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने न्यू क्रिटिक भाई साहब को भी बुलाते हैं, वो क्या कहेंगे? तो न्यू क्रिटिक भाई साहब कह रहे हैं कि ऑथर की जो प्राइवेट इंटेंशन को फाइनल अथॉरिटी मत बनाओ। दिस इज रिलेटेड टू इंटेंशनल फैलेसी। अब हमारी सेकेंड सिचुएशन पे हम आ जाते हैं, जहां पर do not treat the reader's emotional response as the decisive measure of the poem meanings or value. Critical judgment should remain grounded in the work। ठीक है, यहाँ पर अब मान लो क्या बोलते हैं कि सपोज स्टूडेंट आप बोल रहे हो कि मुझे ना ये वाली पोएम पढ़कर रोना ही आ गया, सो दिस इज अ सैड पोएम। अब यहाँ पे हमारे न्यू क्रिटिक भाई साहब को बुलाएंगे तो वो कहेंगे कि आपका इमोशनल रिस्पॉन्स, किसका? रीडर का इमोशनल रिस्पॉन्स पोएम को ऑब्जेक्टिव मीनिंग डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये है हमारी अफेक्टिव फैलेसी। अब इसको हम एक बहुत इजी पीजी ट्रिक में याद रखो। इंटेंशनल फैलेसी में इंटेंशनल फैलेसी इक्वल टू इंटेंशन, इंटेंशन किसकी? इक्वल टू ऑथर। इसको आप ऐसे राइट डाउन करके याद रख सकते हो। अफेक्टिव फैलेसी में इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? किसके इमोशन पे पड़ रहा है? रीडर के। किससे रिलेटेड हुई? रीडर से। और हमारे जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो किस पे फोकस है? टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, यही यहाँ पर कहा गया। आप आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से। यहाँ पर ये अफेक्टिव फैलेसी का एक सेपरेट वीडियोस भी है मेरे लिटरेरी टर्म वाले कोर्स में, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं।